Hello everyone, welcome back to my channel. In our last lecture, we covered section 22 and section 23 of CPC, and in this lecture, we will see section 24 of CPC, that is General Power of Transfer and Withdrawal. तो यहाँ पे जनरल पावर के बारे में बात हो रही है. किसकी जनरल पावर? हाई कोर्ट एंड डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की जनरल पावर. कौन सी पावर? पावर ऑफ ट्रांसफर सूट्स एंड विड्रॉल ऑफ सूट. तो यहाँ पे सूट ट्रांसफ़र एंड विड्रॉल होने की बात हो रही है. तो हम सेक्शन 24 में बेयर एक्ट में क्या दिया है ये देखते हैं. ऑन द एप्लीकेशन ऑफ एनी ऑफ द पार्टीज एंड आफ्टर नोटिस टू द पार्टीज एंड आफ्टर हेयरिंग सच ऑफ देम एज डिज़ायर टू बी हर्ड. ये पॉइंट देखते हैं पहले. मतलब जो सूट में जो पार्टीज़ है उसमें कोई भी पार्टी जो सूट ट्रांसफ़र करना चाहती है या हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के द्वारा कोई सूट सबऑर्डिनेट कोर्ट से विड्रॉ करना चाहती है तो वो एप्लीकेशन देगी. किसे? हाई कोर्ट या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को पहले वो एप्लीकेशन देगी, और एप्लीकेशन देने के साथ साथ वो नोटिस भी देगी. जो सूट में अदर पार्टीज़ रहेगी उनको वो नोटिस देगी. एंड आफ्टर हियरिंग सच ऑफ देम एज डिज़ायर टू बी. और एप्लीकेशन और नोटिस देने के बाद जो हाई कोर्ट रहेगी या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट रहेगी वो दोनों पार्टीज़ को सुनकर ही उसमें डिसीजन लेगी कि वो सूट कहाँ पे ट्रांसफ़र करना चाहती है. वो डिसीजन दोनों पार्टीज़ को सुनकर लेगी. ये हो गया फर्स्ट. और सेकेंड, ऑफ इट्स ओन मोशन विदाउट सच नोटिस. तो हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट एक तो एप्लीकेशन से भी सूट ट्रांसफ़र करवा सकता है, पार्टीज से जो एप्लीकेशन मिलेगा वहाँ से, या सेकेंड वो खुद से भी सूट ट्रांसफ़र करवा सकता है. अगर उसे लग रहा है कि यहाँ पे सूट ट्रांसफ़र या विड्रॉल करने की ज़रूरत है तो हाई कोर्ट या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट खुद से भी सूट ट्रांसफ़र या विड्रॉल कर सकता है. एट एनी स्टेज, कोई भी स्टेज पर, ट्रांसफ़र एनी सूट, अपील और अदर प्रोसीडिंग पेंडिंग बिफोर इट फॉर अ ट्रायल और डिस्पोजल. वो ट्रांसफ़र कर सकता है कोई भी सूट, अपील और अदर प्रोसीडिंग जो उसके सामने पेंडिंग पड़ी है, ट्रायल के लिए और डिस्पोजल के लिए पेंडिंग है. टू एनी कोर्ट. कहाँ पे ट्रांसफ़र करेगा वो? एनी कोर्ट सबऑर्डिनेट टू इट एंड कॉम्पिटेंट टू ट्राई और डिस्पोज ऑफ द सेम. जो सबऑर्डिनेट कोर्ट रहेगा, मतलब जो उससे लोअर कोर्ट रहेगा, वहाँ पे वो सूट ट्रांसफ़र करेगा, पर वो कोर्ट कॉम्पिटेंट भी चाहिए. वो सूट ट्राई और डिस्पोज ऑफ करने के लिए कॉम्पिटेंट चाहिए. ये था क्लॉज ए. अब क्लॉज बी. क्लॉज ए में ट्रांसफ़र के बारे में बात हुई. अब यहाँ पे हम विड्रॉ पे बारे में बात करेंगे. विड्रॉ एनी सूट, अपील और अदर प्रोसीडिंग्स पेंडिंग इन अ कोर्ट सबऑर्डिनेट टू इट. मतलब यहाँ पे हाई कोर्ट और जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट रहेगा वो सूट विड्रॉ भी कर सकता है. कहाँ से विड्रॉ करेगा? जो सबऑर्डिनेट कोर्ट में सूट पेंडिंग पड़ा है वो सूट वो विड्रॉ करेगा. एंड ट्राई और डिस्पोज ऑफ द सेम. और वो खुद भी ट्राई कर सकता है और वो डिस्पोज ऑफ कर सकता है. और ट्रांसफ़र द सेम फॉर अ ट्रायल और डिस्पोजल टू एनी कोर्ट सबऑर्डिनेट टू इट एंड कॉम्पिटेंट टू ट्राई और डिस्पोज ऑफ द सेम. मतलब जो पेंडिंग पड़ा है सबऑर्डिनेट कोर्ट के पास वो वहाँ से विड्रॉ करेगा और दूसरे सबऑर्डिनेट कोर्ट के पास ट्रांसफ़र करेगा. जो कॉम्पिटेंट रहेगा उसके पास वो ट्रांसफ़र कर देगा. ये था सेकेंड पॉइंट. थर्ड पॉइंट, retransfer the same for a trial or disposal to the court from which it was withdrawn. मतलब यहाँ पे हाई कोर्ट या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट पहले विड्रॉ करेगी. वो खुद भी देख सकती है कि ये मैटर में क्या चल रहा है, वो प्रोसीडिंग्स देखेगी, उसको ट्राई करेगी और वापस रीट्रांसफ़र कर देगी जिस कोर्ट से उसने वो सूट विड्रॉ किया था. रीट्रांसफ़र द सेम फॉर ट्रायल और डिस्पोजल टू द कोर्ट फ्रॉम विच इट वॉज विड्रॉन. ये 3 पॉइंट हो गए. तो सबसेक्शन 1 में हमने क्या देखा? हाई कोर्ट ट्रांसफ़र और विड्रॉल कैसे करेगी. एक तो पार्टीज़ एप्लीकेशन देगी फॉर ट्रांसफ़र और विड्रॉल, या खुद से भी सुओ मोटो ऑन इट्स ओन मोशन. वैसे भी हाई कोर्ट या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट सूट्स ट्रांसफ़र या विड्रॉ कर सकते हैं. ट्रांसफ़र कैसे करेगी? जो खुद के सामने, जो खुद के पास जो मैटर पेंडिंग है वो सबऑर्डिनेट कोर्ट को ट्रांसफ़र करेगी.
और विड्रॉल कैसे करेगी, जो सबऑर्डिनेट कोर्ट के पास मैटर्स पेंडिंग है वो मैटर्स विड्रॉ करेगी और एक तो खुद ट्राई करेगी या दूसरे एक सबऑर्डिनेट कोर्ट के पास वो ट्रांसफ़र कर देगी। इतना सबसेक्शन 1 में दिया है। अब सबसेक्शन 2, वेर एनी सूट और प्रोसीडिंग हैज़ बीन ट्रांसफर्ड और विड्रॉन अंडर सबसेक्शन 1, जो भी सूट्स या प्रोसीडिंग सबसेक्शन 1 में ट्रांसफर्ड हुए हैं या विड्रॉ हुए हैं, द कोर्ट which is thereafter to try or dispose of such suit or proceeding may, subject to any special direction in the case of order of transfer, either retry it or proceed from at the point at which it was transferred or withdrawn। तो सबसेक्शन 2 में क्या दिया है, जिस कोर्ट के पास मैटर ट्रांसफ़र हुआ है वो कोर्ट उसके पास सूट जिस स्टेज से आया था वहाँ से भी वो प्रोसीडिंग्स कंटिन्यू कर सकता है, या रिट्राई मतलब स्टार्टिंग से भी, मतलब ट्रायल शुरुआत से भी वो स्टार्ट कर सकता है, सब्जेक्ट टू एनी स्पेशल डायरेक्शन इन द केस ऑफ एन ऑर्डर ऑफ ट्रांसफ़र। उसको जैसे डायरेक्शन दिए गए हैं एट द टाइम ऑफ अ ट्रांसफ़र, वो उसको मद्देनज़र रखते हुए वो प्रोसीडिंग्स कंटिन्यू करेगा। ये सबसेक्शन 2 में दिया है। अब सबसेक्शन 3, फॉर द पर्पज़ ऑफ दिस सेक्शन कोर्ट्स ऑफ एडिशनल एंड असिस्टेंट जजेस शैल बी डीम्ड टू बी सबऑर्डिनेट टू द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। इस सेक्शन के लिए एडिशनल और असिस्टेंट जजेस ये सबऑर्डिनेट माने जाएंगे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के। तो सेक्शन 1 में जो सबऑर्डिनेट की बात हो रही थी तो वहाँ पे बोला जा रहा था कि ट्रांसफ़र सबऑर्डिनेट कोर्ट के पास होगा, तो वो जो बात हो रही थी तो यहाँ पे बोला गया है कि एडिशनल जजेस और असिस्टेंट जजेस ये डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के सबऑर्डिनेट माने जाएंगे। तो जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट सबऑर्डिनेट कोर्ट के पास ट्रांसफ़र करेगा तो उसमें एडिशनल और असिस्टेंट जजेस को भी हम कंसिडर कर सकते हैं। नाउ क्लॉज बी, प्रोसीडिंग्स इंक्लूड्स अ प्रोसीडिंग फॉर द एग्जीक्यूशन ऑफ अ डिक्री और ऑर्डर। जो प्रोसीडिंग्स रहती है एग्जीक्यूशन की, एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री और ऑर्डर की, उसे हम प्रोसीडिंग्स में इंक्लूड करेंगे। नाउ सबसेक्शन 4, द कोर्ट ट्राइंग एनी सूट ट्रांसफर और विड्रॉन अंडर दिस सेक्शन फ्रॉम अ कोर्ट ऑफ स्मॉल कॉजेज शैल फॉर द पर्पज ऑफ सच सूट बी डीम्ड टू बी द कोर्ट ऑफ स्मॉल कॉज। मतलब जो भी सूट स्मॉल कॉजेज कोर्ट से दूसरे कोर्ट में ट्रांसफ़र होगा, तो जिस भी कोर्ट के पास वो सूट ट्रांसफ़र होगा उस कोर्ट को कोर्ट ऑफ स्मॉल कॉजेज माना जाएगा। मतलब उस कोर्ट के पास, जो स्मॉल कॉज कोर्ट के पास जो अधिकार होते हैं वो पूरे अधिकार उस कोर्ट को दिए जाएंगे। नाउ सबसेक्शन 5, अ सूट और प्रोसीडिंग में बी ट्रांसफर अंडर दिस सेक्शन फ्रॉम अ कोर्ट विच हैज़ नो जुरिस्डिक्शन टू ट्राई इट। मतलब जिस कोर्ट को जुरिस्डिक्शन नहीं है सूट एंटरटेन करने का या सूट ट्राई करने का, उस कोर्ट के पास से भी सूट ट्रांसफ़र कर सकते हैं। हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट उस कोर्ट से भी मैटर विड्रॉ कर सकते हैं, ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो ये था सेक्शन 24। सेक्शन 24 में हम हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की पावर्स देखी। अब हम सेक्शन 25 में सुप्रीम कोर्ट की पावर्स देखेंगे। सेक्शन 25, पावर ऑफ सुप्रीम कोर्ट टू ट्रांसफ़र सूट्स। तो अब हम बेयर एक्ट में क्या दिया है वो देखते हैं। सबसेक्शन 1, on the application of a party and after notice to the parties and after hearing such of them as desired to be heard, the Supreme Court may at any stage, if satisfied that an order under this section is expedient for the end of justice, direct that any suit, appeal or other proceeding be transferred from a high court or other civil court in one state to a high court or other civil court in any other state। मतलब कोई भी पार्टी है जो उसका सूट हो या अपील हो या कोई प्रोसीडिंग्स हो, वो एक स्टेट के हाई कोर्ट या सिविल कोर्ट से दूसरे स्टेट के हाई कोर्ट या सिविल कोर्ट में ट्रांसफ़र करवाना चाहती है, तो वो कहाँ पे जाएगी? वो सुप्रीम कोर्ट में जाएगी एप्लीकेशन लेके। वो एप्लीकेशन सुप्रीम कोर्ट में देगी और सुप्रीम कोर्ट को एप्लीकेशन देने के साथ साथ वो अदर पार्टीज़ को नोटिस भी देगी
और ये एप्लीकेशन आने के बाद सुप्रीम कोर्ट दोनों पार्टीज़ को सुनकर ही फिर वो ट्रांसफ़र पे डिसीजन लेगी कि वो सूट ट्रांसफ़र करना है या नहीं, और करना है तो कौन से हाई कोर्ट या सिविल कोर्ट में ट्रांसफ़र होगा, ये डिसीजन सुप्रीम कोर्ट लेगी। ये था सबसेक्शन 1। अब सबसेक्शन 2, और एक बात, सबसेक्शन 1 में सुओ मोटो की कोई भी प्रोविज़न दी नहीं है, पर जब हम कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 139A देखते हैं तो वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट को सुओ मोटो ट्रांसफ़र करने की भी पावर दी गई है। तो अब सबसेक्शन 2, एवरी एप्लीकेशन अंडर दिस सेक्शन शैल बी मेड बाय अ मोशन विच शैल बी सपोर्टेड बाय एन एफिडेविट। मतलब जो भी पार्टीज एप्लीकेशन दे रही है सुप्रीम कोर्ट में, वो एप्लीकेशन को उसने एफिडेविट का सपोर्ट देना ही चाहिए। ये सबसेक्शन 2 में दिया है। सबसेक्शन 3, द कोर्ट टू विच द सूट, अपील और अदर प्रोसीडिंग इज ट्रांसफर शाल सब्जेक्ट टू एनी स्पेशल डायरेक्शन इन अदर order of transfer either retrieve or proceed from the stage at which it was transferred to it। ये हम सेक्शन 24 में भी देखें कि जिस कोर्ट के पास सूट ट्रांसफ़र होगी वो कोर्ट उससे जो स्टेप से उसके पास आया है वहीं से कंटिन्यू कर सकती है या वो रिट्राई भी कर सकती है, मतलब शुरुआत से ट्रायल स्टार्ट कर सकती है। ये सबसेक्शन 3 में दी। नाउ सबसेक्शन 4, in dismissing any application under this section, the Supreme Court may, if it is opinion that the application was frivolous or vexatious, and order the applicant to pay by way of compensation to any person who has opposed the application such sum not exceeding 2000 rupees as it considers appropriate in the circumstances ऑफ द केस। सबसेक्शन 4 में दिया है कि अगर सुप्रीम कोर्ट को लग रहा है कि जो पार्टी ने एप्लीकेशन दिया है वो एप्लीकेशन फ्रीवलेस है, मतलब झूठा है, कोर्ट को परेशान करने के लिए लगाया गया है, तो सुप्रीम कोर्ट वो पार्टी को पेनल्टी लगाएगा, 2000 रुपये तक की वो पेनल्टी लगाएगा। ये सबसेक्शन 4 में दिया है। सबसेक्शन 5, द लॉ एप्लीकेबल टू एनी सूट, अपील और अदर प्रोसीडिंग transferred under this section shall be the law which the court in which the suit, appeal or other proceeding was originally instituted ought to have applied to such suit, appeal or proceedings। सबसेक्शन 5 में क्या दिया है हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। सपोज एक सूट चल रहा है महाराष्ट्र हाई कोर्ट में, और वो सूट चल रहा था और उस पर महाराष्ट्र के ही लॉज के साथ वो सूट चल रहा था, और सुप्रीम कोर्ट ने वो सूट निकाल के दिल्ली हाई कोर्ट में ट्रांसफ़र कर दिया। तो अब वो सूट पर जो दिल्ली हाई कोर्ट के लॉज हैं वो नहीं लगेंगे, जो महाराष्ट्र के लॉज थे वही लॉज कंटिन्यू रहेंगे, वो लॉ चेंज नहीं होंगे। ये सबसेक्शन 5 में दिया है। I hope you understood section 24 and section 25 of CPC, and if you like my video, please like, share and subscribe to my channel, and please check description box for the other videos of CPC. Thank you.